Hi, Namaste, and welcome back to the next lecture of Depositories Act 1996. अभी तक सिक्योरिटीज लॉज के आपके इस पेपर में डिपॉजिटरीज एक्ट को लेकर के हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली बच्चों, और अभी बारी आती है हमारे लेक्चर नंबर 4 की, जहां पर हमें अब डिपॉजिटरी से संबंधित कुछ और चीजें पढ़ना है। लिंकिंग विद द अर्लियर लेक्चर, जो लास्ट टॉपिक हमने हमारे पिछले लेक्चर में स्टॉप करा था, वो टॉपिक था अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिपॉजिटरीज एक्ट। इफ आई कैन स्क्रॉल अबव एंड टेल यू, ये चीजें थी जो आपको अब तक रिकॉल हो चुकी होगी। हम ये सब पढ़ रहे थे। डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिए थे, एंड नाउ वी हैव टू मूव अहेड विद द अदर पॉइंट्स, जहां पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ऐसी कुछ दूसरी चीजों पर आएंगे। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और अब सबसे पहले देखते हैं कि डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए डिपॉजिटरी एक्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है। ऑब्जेक्टिव एक्ट के पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आता है भाई हमारे सामने? तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है कि डिपॉजिटरी बनने के लिए आपका एक कंपनी दैट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और द प्रीवियस लॉज दैट आर रिलेटेड टू कंपनीज होना जरूरी है। यही चीज अगर आपको ध्यान हो तो हमने सेक्शन 2E की डेफिनेशन जो डिपॉजिटरी की पढ़ी थी उसमें भी पढ़ा था, है ना? याद आया आपको लेक्चर नंबर 1 में जो पढ़ा था कि डिपॉजिटरी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी संस्था है जो कि कंपनी की तरह फॉर्म और इनकॉर्पोरेट होती है। तो ऑब्वियसली इस एक्ट में जो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया गया वो ये है कि डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, डिपॉजिटरी के तौर पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, डिपॉजिटरी बनने के लिए आपका एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? सिर्फ कंपनी एक्ट ही नहीं, रजिस्ट्रेशन विद सेबी एज अ डिपॉजिटरी अंडर द डिपॉजिटरीज एक्ट, सेबी एक्ट 1992 इज ऑल्सो नेसेसरी। ठीक है, सेबी में रजिस्टर्ड होना भी बहुत जरूरी है। हम तो भाई अभी तक कितनी बार पढ़ लिए वो स्टेटमेंट, बार बार वो रेफरेंस आया है कि बिना सेबी की अनुमति के परिंदा भी पर नहीं मार सकता इस बाजार में। सो दैट्स क्वाइट ऑब्वियस, एंड दैट्स व्हाई आपको सेबी एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि आपके अपने खुद के बायलॉज होना चाहिए, दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय सेबी। बायलॉज का मतलब क्या है? पिछले लेक्चर में आपको मैं बताई थी, ध्यान होगा। बायलॉज pertains to the rules and regulations जो आपकी डे टू डे वर्किंग को गवर्न करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बायलॉज भी आपको बनाना जरूरी है। आगे एक्सक्यूज। चौथा पॉइंट कहता है has one or more participants to render depository services on its behalf। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बिहाफ पर कम से कम एक डीपी का होना आपके पास बहुत जरूरी है, जो कि आपके बिहाफ पे इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। भाई इन्वेस्टर से तो डीपी ही जुड़ा होता है ना। रिमेंबर दैट चार्ट जिसमें अपन पढ़ते हैं कि इशू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिटरी करता है और रजिस्टर्ड ओनर कंपनी की बुक्स में वो बन जाता है, पर जो बेनिफिशियल ओनर होता है वो तो एक्चुअल इन्वेस्टर ही है। और डिपॉजिटरी अपने पार्टिसिपेंट्स यानी ब्रांचेस के थ्रू सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करता है। तो एटलीस्ट एक पार्टिसिपेंट का होना तो बहुत जरूरी। ठीक, फिर क्या कहते हैं? एडिक्वेट सिस्टम एंड सेफगार्ड्स होना जरूरी है, जिससे कि मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शंस ना हो पाए। ऐसे एडिक्वेट कंप्यूटर सिस्टम्स, सेफ्टी सॉफ्टवेयर, ये सब होना आपके पास जरूरी है, जिससे कि किसी भी तरह के मैनिपुलेशंस ना हो पाए, डेटा हेफ्ट ना हो पाए, डेटा की चोरी ना हो पाए, उसका गलत इस्तेमाल, उसका दुरुपयोग ना हो पाए। समझ रहे हैं इतना? ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहते हैं? डिपॉजिटरी एक्ट और डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं, इसके प्रोविजंस को भी कंप्लाई करना है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड मीट ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के नेटवर्क, उनकी फंक्शनिंग, इन सब के संबंध में एक्ट में दिया है। वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतने ही पॉइंट याद रखना है। समझ गए आप सभी लोग बहुत अच्छे से ये? ठीक है। आई विल रिपीट अगेन, ये कॉन्सेप्ट बच्चों सिर्फ नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए,
ऐसी चीजों पे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो बस ये समझ लीजिए कि आपको खड़े हुए हाथ में गेंद दे दी है, कैच कर लो और यहाँ पर रन आउट मान लेंगे, कैच आउट मान लेंगे बैट्समैन को, कैच कर लो और कैच आउट हो जाएगा, बस ऐसा, मतलब नंबर यूं ही मिल जाएंगे आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो। देयर आर रेयर चांसेस। सिर्फ हम नॉलेज अपडेशन के लिए इन कंसेप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। अब चलो आगे आओ, एक और कंसेप्ट आता है। तीसरी चीज जो यहां आपको ध्यान रखना है वो ये है कि कौन सी सिक्योरिटीज है जिनका डीमैट कराया जा सकता है, जिनका डीमटेरियलाइजेशन कराया जा सकता है। तो हम हर तरह की सिक्योरिटीज को फिजिकल मोड से ई मोड में कन्वर्ट करा सकते हैं। सभी तरह की सिक्योरिटीज हो, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वॉरेंट्स, किसी भी तरह की सिक्योरिटीज हो, सभी सिक्योरिटीज का डीमैट कराया जा सकता है प्रोवाइडेड वो फ्री होल्ड हो। ये देखो यहाँ शेयर, स्क्रेप, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर स्टॉक्स और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ अ लाइक नेचर। लाइक नेचर का मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, लाइक नेचर मतलब सिमिलर नेचर, जैसे कि शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वॉरेंट्स हैं। स्क्रिप इज अनदर नेम टू शेयर्स ओनली। स्टॉक मार्केट में हम इनको स्क्रिप्स कहते हैं। तो किसी भी नाम से बोलो या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली कोई सी भी सिक्योरिटी हो, ये सब यहां पर क्या मानी जाएंगी, ये वो सिक्योरिटीज है जिनका हम डीमैट करा सकते हैं ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी मतलब कंपनी एक्ट में बनी हुई कंपनी, और जब बॉडी कॉर्पोरेट की बात करेंगे तो बॉडी कॉर्पोरेट की परिभाषा हम कंपनी एक्ट में पढ़ते भी हैं, और वहां आता है कि बॉडी कॉर्पोरेट इज अ टर्म दैट इज मच वाइडर देन द वर्ड कंपनी। नॉर्मल कंपनी से ज्यादा बड़ा शब्द है ये, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी आती है और साथ ही साथ फॉरेन कंपनी भी आती है, यानी कोई फॉरेन में बनी और इंडिया में काम कर रहे, ठीक है। इन सब की जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, किसी भी नाम से हम इन्हें जाने, ये सब डीमैट कराई जा सकती है, ओके। एंड नॉट जस्ट दीज ओनली, इनके अलावा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के यूनिट्स, वेंचर कैपिटल फंड के यूनिट्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और सिक्योरिटीज जो डेब्ट्स के फॉर्म में होती हैं, ये सब डीमैट हो सकती है। सब म्यूचुअल फंड्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, वेंचर कैपिटल जो अब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कहलाते हैं, ये सब आगे चल के एक एक चैप्टर है हमारे सिलेबस में। म्यूचुअल फंड सही है वही बस जिसका एड आप टीवी पर देखते हैं, तो ये जो म्यूचुअल फंड सही है वाला एड आप देखते हैं, ये असल में कितना सही है और असल में ये जारी कैसे होता है, इससे संबंधित सारी टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, सारी चीजें हमारे उस चैप्टर में आएगी, जहां हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। जल्दी उठाएंगे उस चैप्टर को, ठीक है। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बच्चों जो है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे देश में मोस्टली मनी मार्केट में रेस होते हैं। मनी मार्केट यानी शॉर्ट टर्म मार्केट, वो बाजार जहां पर एक साल या उससे कम के लिए इंस्ट्रूमेंट्स इशू होते हैं। तो ये जो सिक्योरिटीज हैं, ये उसी सेगमेंट में इशू करी जाती है। समझ रहे हैं इतना आप सभी लोग, ठीक। ये सब सिक्योरिटीज पर हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें डीमैट करा सकते हैं। अब आपके सामने आ रहा है एक नोट जहां पर सेबी की कुछ चीजों को मैंने कोट करा है और जिसे आपको ध्यान रखना है। सिक्योरिटीज मार्केट में हर लिस्टेड कंपनी के ऊपर ये लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस लगते हैं जो 2015 में बने थे, ठीक है। हर वो कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है, उसे सेबी के इन रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना होता है। ये भी एक चैप्टर है अपना, आएगा, उसमें हमको डिटेल में पढ़ना है इसमें होता क्या क्या है। बहुत सारी कंडीशंस होती है, ऐसा भी करना है, ये भी करना है, ये कंप्लायंस है, वो कंप्लायंस है, तो करना किसको है, कंपनी सेक्रेटरी को करना है, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू कंप्लाई, जो इस LODR, इसे शॉर्ट में कहते हैं LODR रेगुलेशन में होता है, ठीक है। सो ये जो LODR है, इसमें सेबी ने एक मेजर अमेंडमेंट यानी चेंज करा था, जिसके चलते लिस्टेड कंपनीज अब 1 अप्रैल 2019 के बाद से ऐसी कोई भी सिक्योरिटी के ट्रांसफर्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी जो फिजिकल फॉर्म में। सीधा सीधा यदि स्टॉक मार्केट पे सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करना है तो इनका ई फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। एंड इफ यू रिमेंबर, जब मैं आपको रीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा रही थी, उस समय में मैंने आपको ये चीज बताई थी
You always have the option to keep your shares or securities in physical mode. आप रख सकते हो, पर फिर ऐसे शेयर्स और सिक्योरिटीज पे ट्रेडिंग नहीं होती बच्चों, उनकी हम ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। तो लिस्टेड कंपनीज के लिए तो ये मस्ट हो गया है कि यदि उनको अपने स्टॉक्स में ट्रेडिंग कराना है, इन्वेस्टर्स को यदि शेयर ट्रेडिंग करना है या सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करना है, तो उनका ई फॉर्म में होना मस्ट है, अदरवाइज तो हम उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रांसफर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आगे क्या कहते हैं कि भाई आप किसी भी फॉर्म में अपनी सिक्योरिटीज को होल्ड करके रख सकते हो। द शेयर होल्डर्स हु कंटिन्यू टू होल्ड shares and other securities of listed companies physical form even after this date, they will not be able to lodge their shares or securities with the company or the registrar and transfer agent for transfers. अब उसमें ट्रांसफर्स होंगे ही नहीं जब तक आप उसे कंपल्सरीली कन्वर्ट नहीं करा लेते हैं, और नहीं कराएंगे तो कोई ट्रांसफर्स नहीं होंगे। ऐसा इसीलिए भी करा गया बिकॉज वी वॉन्टेड टू कर्ब दोज फ्रॉड, मैनिपुलेटिव एंड रिस्कियर ट्रेड प्रैक्टिसेस। हम चाहते थे कि हम इस तरीके की प्रैक्टिसेस को खत्म करें। फिजिकल फॉर्म में चीजें होती है तो टाइम लिमिटेशन बहुत होती है ना, देयर इज लॉट ऑफ टाइम लिमिटेशन, ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, फ्रॉड्स, रिस्क, बहुत कुछ होता है। इस सब अवॉइड हो जाता है जब चीजें ई फॉर्म में होती है। बेनिफिट्स पढ़े तो थे, ध्यान है ना आपको वो ढेर सारे बेनिफिट जिसमें अपन ने कितने सारे एग्जाम्पल्स भी लिए थे, कांतालाल जी वाला, चिंटू पिंटू वाला, उषा ताई वाला। तो बस ये वो सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टू कंक्लूड दिस लास्ट पॉइंट, ये वाला पैराग्राफ, एज पर सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015, द लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट 100% of the shareholding of promoters and promoter group is in the dematerialized form. Promoters के लिए तो must हो गया है भैया, and the same is maintained on a continuous basis in the manner specified by SEBI. Promoters के shares तो अब डीमैट मोड में ही होते हैं। Clear with this? समझ आ गया ये वाला डिस्कशन भी? ठीक है, चलो अब आओ चौथे पॉइंट पर। चौथा कंसेप्ट हमारे सामने आ रहा है और चौथा कंसेप्ट है प्लेज या हाइपोथिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज का, जो डीमैट फॉर्म में। प्लेज या हाइपोथिकेशन का एक बेसिक मीनिंग आप जानते हो बच्चों, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, एंड यू नो दैट दिस इज वन ऑफ द फॉर्म वेयर इन वी कीप आवर प्रॉपर्टी ऑन सिक्योरिटी एंड बोरो सम मनी, है ना। कोई संपत्ति हम गिरवी रख देते कुछ समय के लिए और उसके बदले पैसा ले लेते। That's what we call pledge or hypothecation. Movable, immovable properties में होता है। अब shares एक movable property होते हैं, and if you can remember that lecture of company law, in case अगर आपने मेरा सुना है तो, और अगर नहीं सुना है तो कंपनी एक्ट के सेक्शन 44 में ये क्लियरली कहा गया है कि shares are movable properties and therefore they are easily transferable. एंड सिंस दे आर मूवेबल प्रॉपर्टीज, हम उस पर प्लेज या हाइपोथिकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। डिपॉजिटरी एक्ट में हमें इस चीज की परमिशन मिली हुई है कि हम जो सिक्योरिटीज डीमैट मोड में हैं बेनिफिशियल ओनर के पास, उसमें हम ये प्लेज या हाइपोथिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। डिपॉजिटरी की प्रायर परमिशन लगेगी, पार्टिसिपेंट को इंटीमेशन लगेगी और ये काम हो जाएगा, ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। समझ रहे हैं इतना? ठीक है, कैसे करते हो तो इसका मैं एक डायग्राम बना करके आपको बताती हूं किस तरह से करा जाता है। मानो ये है आपका इन्वेस्टर, काइंडली एक्सक्यूज, इन्वेस्टर 1, सॉरी फॉर द बैड थ्रोट, इन्वेस्टर 1, ठीक है, एंड यू हैव अनदर वन इन्वेस्टर 2। ये दो इन्वेस्टर है आपके सामने, ठीक है। नाम देना है, अब कुछ भी नाम दे दो यार, कितने सारे नाम अपन ने दे दिए, चिंटू पिंटू दे दिया, कांता कांति दे दिया, रामलाल लखनलाल दे दिया, तो आप कोई भी नाम दे दो इनको। ये दो इन्वेस्टर हैं, ठीक है। अब ये इसमें से एक जो है ना, ये इन्वेस्टर 1 इज इन नीड ऑफ मनी, इसको पैसे की जरूरत है, ठीक है। और इसके पास है, ही होल्ड्स 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए के इसके पास 100 शेयर हैं। हाल फिलहाल में इसको पैसे की बहुत जरूरत है। इन्वेस्टर 2 वो है जिसके पास पैसा देने के लिए है, हैज द मनी, ठीक है, इसके पास पैसा है। अब इन्वेस्टर 1
इन्वेस्टर 2 के पास अपने शेयर्स का प्लेज क्रिएट कर सकता है, हाइपोथिकेशन क्रिएट कर सकता है और उससे पैसा ले सकता है, बट डी की परमिशन लगती है और डीपी को इंटीमेशन देते हैं। ये कैसे होता है? सबसे पहले इन्वेस्टर 1 जाता है अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन दोनों के पास है, ठीक है, और ये है आपका डिपॉजिटरी मान लो, ठीक। इन्वेस्टर 1 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट 1 के पास जाता है, अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाता है और उसको बताता है कि भाई मेरे पास ये 100 शेयर्स हैं, ये मैं इन्वेस्टर 2 के खाते में कुछ समय के लिए ट्रांसफर करना चाहता हूं क्योंकि मैं इस पे एक हाइपोथिकेशन क्रिएट कर रहा हूं। इसके बदले इन्वेस्टर 2 मुझे पैसा देगा, कुछ समय बाद में मुझे उसका पैसा लौटा दूंगा ब्याज समेत। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इस चीज की परमिशन लेने के लिए डिपॉजिटरी के पास जाता है, ठीक है, हमने डीपी को तो इंटीमेशन दी, अब ये जो डीपी है ये हमारे बिहाफ पर परमिशन ले लेगा डिपॉजिटरी से। डिपॉजिटरी सारी चीजों को समझने के बाद परमिशन देता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कि ठीक है भैया तुम ये काम कर सकते हो। अब ये अनुमति या अप्रूवल मिल जाने के बाद ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऑफ इन्वेस्टर 1 है ना बच्चों, ये इन्वेस्टर 2 के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की सहायता से इन्वेस्टर 1 के शेयर्स को ट्रांसफर कर देता है इन्वेस्टर 2 के अकाउंट में। ट्रांसफर्स फॉर टेम्पररी टाइम पीरियड, क्योंकि थोड़े समय बाद तो इन्वेस्टर 1 पैसा दे देगा ना और अपने शेयर्स वापस ले लेगा, तो डिपॉजिटरी जो इन्वेस्टर 1 का है वो इन्वेस्टर 2 के डीपी को वो शेयर्स ट्रांसफर कर देता है और ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, ये वाला डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन टर्न उस चीज की परमिशन इस डिपॉजिटरी से ले लेता है कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूं, आप अनुमति दे चुके हो ना, फिर ये इसको अप्रूवल देता है और उसके बाद ये जो शेयर्स थे, कौन से शेयर्स थे बच्चों, ये जो 100 शेयर्स थे, ये 100 शेयर्स इन्वेस्टर 2 के डीमैट अकाउंट में पहुंच जाते हैं और इन्वेस्टर 2 इन्वेस्टर 1 को मनी दे देता है। प्लेज हाइपोथिकेशन क्रिएट हो जाता है। थोड़े समय बाद जब इन्वेस्टर 1 के पास पैसा आता है वो पैसा लौटा देता है इन्वेस्टर 2 को। इन्वेस्टर 2, अब ये पूरा प्रोसेस जो है ना, पूरी प्रक्रिया जो है ना, ये रिवर्स हो जाती है। कैसे रिवर्स हो जाती है कि भाई इन्वेस्टर 2 अब जाता है अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास और उसको बोलता है कि अब इन शेयर्स को रिवर्स कर दो और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऑफ इन्वेस्टर 1 के खाते में डाल दो, मेरा पैसा आ चुका है, ठीक है। तो वो इसको इंटीमेट करता है, पहले उधर इंटीमेशन हुआ था, अभी इधर इंटीमेशन हुआ। इंटीमेशन के बाद फिर इधर सेकंड अप्रूवल ली जाती है डिपॉजिटरी से। अप्रूवल मिलने के बाद ये शेयर्स वापस लौट पड़ते हैं इसके पास और इसके अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाते हैं। बस ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। समझ गए ये? ठीक है, क्लियर हुआ कि इतना आप सबको कि किस तरह से प्लेज हाइपोथिकेशन क्रिएट होगा? There is one line that I have given to you over here. See this line. Any entry in the records of depository should be an evidence of pledge or hypothecation. डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में एंट्री है तो ये अपने आप में एक सफिशिएंट प्रूफ होता है कि प्लेज या हाइपोथिकेशन क्रिएट हुआ। Got this? समझ गए प्लेज हाइपोथिकेशन? चलो अब आ जाओ आगे। अब हमें सेबी के कुछ पावर्स पर आना है। डिपॉजिटरी एक्ट में हमने सेबी के लिए भी कुछ अधिकार दे रखे हैं और वो पावर्स अब हमें पढ़ना है। 3 सेक्शन हम पढ़ेंगे, 18, 19 और 25। यहाँ आपको ये सेक्शन नंबर याद रखना पड़ेंगे, इसीलिए स्पेसिफिकली मैंने सेक्शन नंबर लिखा है, ठीक है बच्चों। सेक्शन 18 क्या कहता है? टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर एनी इंक्वायरी और इंस्पेक्शन। सेबी के पास यह अधिकार होता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, आम जनता के हितों के, निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यदि उसे कभी भी जरूरत महसूस हो तो वो क्या कर सकता है? वो राइटिंग में ऑर्डर दे करके किसी भी इशूअर यानी कंपनी, डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल या सीडीएसएल, उनके पार्टिसिपेंट या किसी भी बेनिफिशियल ओनर यानी इन्वेस्टर खुद से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को मंगा सकता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज जो वो डीमैट मोड में होल्ड कर रहे हैं
और किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर सकता है कि वो उस इशूअर या डिपॉजिटरी या पार्टिसिपेंट या बेनिफिशियल ओनर का इंस्पेक्शन करे। या तो वो खुद मंगा सकता है ये सूचना राइटिंग में देके कि ये सब चीजें हमारे समक्ष प्रस्तुत करी जाएं, और या फिर वो किसी को ऑथराइज भी कर सकता है। ठीक है, क्लियर? सेक्शन 18 छोटू छोटू से हैं ये सब सेक्शन, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है इन प्रोविजंस में, बड़े छोटे छोटे आसान आसान से हैं। 19 में डायरेक्शंस देने का अधिकार है, पावर टू गिव डायरेक्शंस, कि यदि किसी तरह की कोई इंक्वायरी हुई थी, कोई इंस्पेक्शन हुआ था, सेक्शन 18 में हुआ था, और यदि सेबी सेटिस्फाइड है कि भैया निवेशकों के या पूरे सिक्योरिटी मार्केट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि किसी डिपॉजिटरी या पार्टिसिपेंट या इशूअर को दिशा निर्देश जारी करा जाए और बोला जाए कि ये ना करो, prevent their affairs from being conducted in a manner that's detrimental to the investors' interest. Detrimental का क्या मतलब होता है? Detrimental means something that is harmful against the interest. तो यदि किसी डिपॉजिटरी या पार्टिसिपेंट या इशूअर बोरोवर कंपनी की एक्टिविटीज मार्केट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है, मार्केट को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उन्हें वो करने से रोकने का दिशा निर्देश देने का अधिकार सेबी के पास है। रुक जाइए, थम्बा, बस अब ये नहीं करिए, ये जो कर रहे हैं ये गलत है। समझ गए हैं? ठीक है, चलिए आगे देखिए। सेक्शन नंबर 25 में कुछ और अधिकार दिए हैं, और सेक्शन नंबर 25 में जो पावर है वो रेगुलेशंस बनाने के, रेगुलेशंस बनाने के, कि ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई करके, ऑफिशियल गजेट द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, हिंदी में भारत का राजपत्र जिसे अपन कहते हैं। तो सेबी क्या कर सकता है? नोटिफाई कर सकता है ऑफिशियल गजेट में, और ये नोटिफिकेशन दे करके सेबी कुछ रेगुलेशंस बना सकता है जो कि इस एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार हो और उन्हें इंप्लीमेंट करने में, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर सके, जिनमें ये चीजें आ सकती हैं। एक्ट में जो जो प्रावधान दिए ना, उन्हें कैसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है, इसके लिए वो रेगुलेशन बना सकता है। रूल्स और रेगुलेशन यही तो होते हैं ना बच्चों। एक्ट में लिखा है ये करो, अब उसको कैसे करना है उसका तरीका रूल्स और रेगुलेशन में लिखा है ना। जैसे कि हमने किसी एक जगह को पार्किंग क्षेत्र निर्धारित कर रखा है और लिखा हुआ है वहां पे पार्क हियर, बट पार्किंग व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए या तो हम छोटे छोटे सेक्शन या डिवीजन बना देते हैं कि इतनी इतनी जगह में गाड़ियां खड़ी करिए, या एक सिक्योरिटी गार्ड को वहां पर बैठा देते कि भाई जो भी आएगा उससे आप खड़े हो और आप उसे बताओ कि गाड़ी कैसे लगाना है, ताकि उसकी गाड़ी भी सही तरीके से लग जाए और दूसरा कोई आए तो उसे भी परेशानी ना हो, उसकी भी लग जाए, और जब पहले वाला निकालना चाहे तो उसकी तरीके से निकल भी जाए। अगर सिक्योरिटी गार्ड ऐसा नहीं करेगा तो फिर सब अपनी मन मर्जी से बेतरतीब गाड़ियों को वहां पर पार्क कर देंगे, फिर ना किसी की निकल पाएगी ना किसी की लग पाएगी, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए वहां सिक्योरिटी गार्ड है, वो बता रहा है कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। रूल्स और रेगुलेशन ठीक ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की तरह होते हैं। हम रूल्स और रेगुलेशन में यही चीजें बताते हैं कि जो एक्ट के प्रोविजंस है ना, इन एक्ट के प्रोविजन को कैसे इंप्लीमेंट करना है। जो करना है वो नहीं करेंगे तो पेनल्टी क्या है, और जो नहीं करना है वो कर दिया तो पेनल्टी क्या है। समझ रहे हैं? फिर से रिपीट करती हूं मैं, जो करना है वो नहीं करे तो पेनल्टी क्या है, और जो नहीं करना है वो कर दिए तो पेनल्टी क्या है। बोले पार्क हियर और वहां पार्क नहीं करे और 10 मीटर दूर जाकर के पार्क करें तो पेनल्टी लगेगी ना। यहाँ लिखा है पार्क हियर और वहां लिखा है नो पार्किंग और वहीं पार्क कर दिए तो फिर हवा भी निकाली जाएगी ना, टायर भी पंक्चर करा जाएगा ना, पेनल्टी तो लगेगी ना। लिखा है नो पार्किंग फिर भी वहीं पार्क कर रहे हैं। समझ गए रूल्स रेगुलेशन का लॉजिक? ठीक है। अब सेबी जो रेगुलेशंस बनाता है जिसका अधिकार उसे सेक्शन 25 में मिला हुआ है, उसको लेकर के क्या क्या पॉइंट है ये देख लो। यानी सेबी के पास किस तरह के रेगुलेशंस बनाने के अधिकार है, रेगुलेशन बनाते समय सेबी किन किन चीजों पर ध्यान रखता है। पहला पॉइंट, किस तरीके से और किस फॉर्म में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डिपॉजिटरी को मिलेगा, क्योंकि उसके बिना तो डिपॉजिटरी अपना काम आगे कर ही नहीं सकता, बिजनेस आगे चला ही नहीं सकता। ये हमने लेक्चर 1 में ही पढ़ लिया था।
है ना। फिर दूसरी चीज, व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज इन डिपॉजिटरी। स्कूल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना भाई कि केजी में बच्चे को लेना है या नर्सरी में बच्चे को लेना है तो एज देखते हैं। सीएस में एंट्रेंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि अगर 12th पास हो तो ही एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। एग्जीक्यूटिव में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना कि अगर ईटी पास करके आओगे या फाउंडेशन पास करके आओगे तो ही दे सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर जगह होता है ना। तो वैसे यहाँ पर कौन सी सिक्योरिटीज डीमैट मोड में आ सकती हैं, उसके लिए अगर कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उसके संबंध में सेबी रेगुलेशन बना सकता है। समझ रहे इतना, ठीक है। तीसरी चीज, मैनर इन विच द सर्टिफिकेट्स शैल बी सरेंडर्ड बाय द इन्वेस्टर्स फॉर अवेलिंग द डिपॉजिटरी सर्विस। प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन, डीआरएफ भरते हैं और साथ में सर्टिफिकेट लगाते हैं और उसे डीपी को देते हैं, तब जाकर के फिर आगे का काम बढ़ता है। तो जो पूरा प्रोसेस है ना, क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट और देने पड़ सकते हैं, वो सब चीजों के लिए रेगुलेशन सेबी बना सकता है। कैसे सिक्योरिटी सर्टिफिकेट देना है, हाउ यू हैव टू सरेंडर देम, फॉर एवरी सच थिंग सेबी कैन मेक द रेगुलेशंस, ठीक। इवन प्लेज हाइपोथिकेशन कैसे क्रिएट होगा उसका भी पूरा प्रोसेस सेबी समझा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस डाल सकता है, परमिशन दे सकता है। ओके, द फॉर्म इन विच रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन, जो भी रिकॉर्ड रखना है, कितने डीमैट करे, कितने रीमैट करे, डीमैट में कितना समय लगा, रीमैट में कितना समय लगा, निर्धारित समय से ज्यादा लगा तो क्यों लगा, रजिस्टर जिसमें सारे बेनिफिशियल ओनर्स का रिकॉर्ड आएगा। बहुत सारी रिकॉर्ड कीपिंग होती है बच्चों, और इन सब का क्या फॉर्म होगा वो सब सेबी बताता है आपको। फिर उसके अलावा दूसरी कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ फी पेएबल फॉर रीमैट ऑफ सिक्योरिटीज, ज्यादा लगेगी डेफिनेटली फिजिकल मोड में करा रहे हैं तो क्या फी होगी, इवन डीमैट की भी फी लगती है, वो सब चीजें बताएगा। राइट्स ऑब्लिगेशन ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इशूअर और दूसरे इंटरमीडियरी क्या होंगे जो डिपॉजिटरी सिस्टम से जुड़े हो सकते हैं, जैसे कि कस्टोडियन को आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इन सब की क्या राइट्स है, क्या ऑब्लिगेशन है, ये सारी चीजें आपको सेबी बता सकता है by making the regulations under section 25. It has been given the power under section 25 of the Depository Act. Okay, clear with this? चलिए फिर आगे बढ़िए, और अब बारी आती है ऑफेंसेस और पेनल्टी की। जाहिर सी बात है ना, गलती होगी तो पेनल्टी तो लगेगी। अगर गलत करा जाएगा, ऑफेंस करा जाएगा तो पेनल्टी तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो फिर ऐसी स्थिति में छूट का, परमिशन का गलत फायदा उठाया जाएगा। सो दैट्स व्हाट योर हेडिंग नंबर 6 इज अबाउट, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। एन इंटरेस्टिंग डायग्राम दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ऑफेंस और पेनल्टीज कैसे और कब लगाई जाएगी। सी, इफ एनी पर्सन, पहले वाले बॉक्स पर आएंगे फिर दूसरे पे, इफ any person contravenes or attempts to contravene or abates the contravention of the provisions of this act or the SEBI act or the rules or regulations or bylaws that are made thereunder, पालन नहीं करता है या उसको जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उसे तोड़ने का प्रयास करता है। कॉन्ट्रवीन यानी तोड़ना, अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रवीन यानी तोड़ने का प्रयास करना, फॉलो नहीं करता है, अवॉइड करता है, abates the contravention of the provisions of this act, SEBI act and the rules and regulations and bylaws that are made, या फिर जो भी पेनल्टी उसके ऊपर लगाई गई थी बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और सेबी। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हम चैप्टर 1 सेबी में पढ़ चुके हैं, है ना। सेबी का ही ऑथराइज्ड पर्सन होता है, अ पर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ। तो यदि आपने कुछ गलत करा है और उसके चलते एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने आपके ऊपर पेनल्टी लगाई है या सेबी ने आपके ऊपर पेनल्टी लगाई है और आप वो पेनल्टी नहीं भर रहे हैं, वो डायरेक्शंस, वो ऑर्डर्स, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई। यदि एक्ट का नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं तो पहला वाला पर्पल वाला जो बक्सा है वो कहता है यू विल बी पनिशेबल विद एन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years, 10 सालों तक की सजा, या फिर फाइन विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ रुपीज, 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, या दोनों हो सकता है बच्चों, बोथ। 10 साल तक की सजा, 25 करोड़ का जुर्माना, बहुत
बड़ी पेनल्टी है ना। और जो पेनल्टी लगाई गई वो अगर नहीं पे कर पाते हैं, या सेबी ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए, जो डायरेक्शंस दिए, उनको अगर फॉलो नहीं कर पाते तो क्या होगा, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको इंप्रिजनमेंट हो सकता है, विच शैल नॉट बी लेस देन 1 month बट विच कैन अगेन एक्सटेंड टू 10 years। 1 महीने से 10 साल तक की सजा, 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों, बोथ। तगड़ी पेनल्टी है। और इसका ये मतलब कि लॉ कंप्लायंट होना ही ज्यादा बेहतर है, कंप्लायंस करना ही ज्यादा बेहतर है। समझ रहे था? ठीक है। एक छोटा पॉइंट यहां दी हूं मैं आपको कि डिपॉजिटरीज एक्ट के सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार मिला है कि वो ये डिपॉजिटरीज प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिंग पेनल्टी बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर रूल्स 2005 बना सकती है। बनाए हैं इन्होंने 2005 में, जिसके चलते ये इंक्वायरीज होल्ड कर सकते हैं और पेनल्टीज लगा सकते हैं, जो सेक्शन 19A से G में दी गई है। मतलब सेक्शन 24(2)A में अधिकार मिला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। उस अधिकार के चलते उन्होंने ये बनाए रूल्स, the rules for procedure for holding inquiry and imposing penalties by adjudicating officer। और इसके अंतर्गत अलग अलग तरह के नॉन कंप्लायंसेस, जैसे इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं करना, जो इंफॉर्मेशन मांगी गई टाइम पर नहीं देना, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो नहीं देना, तो इन सब के संबंध में सेक्शन 19A से 19G तक की पेनल्टीज दी गई है। ये आपके स्टडी मटेरियल में एक टेबल जैसा दिया है, आप चाहे तो वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। सिंस इट इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने यहाँ कवर नहीं करा है, बट स्टडी मटेरियल में वो पेनल्टीज दिए। मैक्सिमम सब जगह पेनल्टी का अमाउंट एक ही जैसा है। इफ यू विश टू यू कैन गो थ्रू ओवर देयर। गॉट दिस? ऑफेंस और पेनल्टी वाला पार्ट क्लियर हो गया क्या सभी लोगों को? ठीक है। अगली चीज जो हमारे सामने आ रही है वो कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ डिपॉजिटरीज टू मेक बायलॉज। डिपॉजिटरीज अपने बायलॉज बनाते हैं, ये हमने पढ़ा ही है। और वही तो मेजर एक्ट्स जो डिपॉजिटरीज को रेगुलेट करते उसमें था भी, द डिपॉजिटरी एक्ट 1996, द डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशंस 1996 एंड द बायलॉज। तो डिपॉजिटरीज अपने बायलॉज भी बनाते हैं, वो बायलॉज जिस पर कि उन्हें प्रायर अप्रूवल सेबी की, बोर्ड की लेनी पड़ती है, ताकि वो इस एक्ट के प्रावधानों के अगेंस्ट ना जाए। एवरीथिंग इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इन ट्यून विथ, ये यहां लिख देती हूं मैं, इन ट्यून विथ, यानी कि उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, इन ट्यून विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट हो, ऐसे बायलॉज वो बना सकते हैं। क्या क्या होगा इन बायलॉज में मैम? तो इन बायलॉज में ये सारी चीजें हो सकती हैं जो नीचे दिया गया है। भैया किसी भी सिक्योरिटी को कैसे डीमैट मोड में लाना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है। फिर व्हाट आर द कंडीशंस एंड मैनर्स सब्जेक्ट टू व्हिच सिक्योरिटी शैल बी डेल्ट विद। ई मोड में लाने की कंडीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ई मोड में आ जाने के बाद वो कंडीशंस और मैनर जिसमें उनकी ट्रेडिंग होगी। क्या शर्तें हैं जिसके चलते किसी व्यक्ति को डीपी बनाया जाएगा, ये अपने बायलॉज में डाल सकते हैं डिपॉजिटरीज। बायलॉज रूल्स होते हैं ना, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उसमें सब होता है। ठीक। डीमैट का प्रोसेस क्या होगा, रीमैट का प्रोसेस क्या होगा, कितने समय में ये पूरे हो जाएंगे, ये सब बताना है। क्या अलग अलग सेफगार्ड लगाए जा सकते हैं जिससे कि बेनिफिशियल ओनर्स और पार्टिसिपेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन मिले, ये भी ये कर सकते हैं। ठीक है। किस तरह से इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाएगा पार्टिसिपेंट और बेनिफिशियल ओनर्स के पास, स्पेशली जब कंपनी जिसके रिकॉर्ड में ये डिपॉजिटरी बेनिफिशियल ओनर है वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, या फिर किसी तरह का कोई दूसरा कॉर्पोरेट बेनिफिट लाती है, या मीटिंग्स के संबंध में सूचना डिपॉजिटरी को देती है कि आप बताओ बेनिफिशियल ओनर को, तो क्या प्रक्रिया होगी, हाउ विल वी पास ऑन द इंफॉर्मेशन, हाउ विल वी कन्वे द इंफॉर्मेशन, पूरा चैनल क्या होगा, वो सब चीजें हमारे बायलॉज में लिखी होती है। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन द बायलॉज। Then what is the manner of distribution of dividend and other sort of corporate benefits? पहले इंफॉर्मेशन पास करने का तरीका बताया। इस पॉइंट में बता रहे हैं कि कैसे ये जाएगा, what will be the banking channel, कैसे हम भेजेंगे, किस तरह से डिविडेंड्स है या इंटरेस्ट है या रिटर्न्स है ये ट्रांसफर होंगे, वारंट है तो ये जाएगा, कैसे जाएंगे सारे मॉनेटरी बेनिफिट, ये हम बताते हैं अपने बायलॉ में। ठीक है। फिर इंटर से राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। इंटर से राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, इंटर से का मतलब होता है इन बिटवीन, किसके मध्य में,
किसके इन बिटवीन? डिपॉजिटरी, इशुअर, पार्टिसिपेंट एंड बेनिफिशियल ओनर। इन सब के आपस में एक दूसरे के प्रति क्या राइट्स है और क्या ऑब्लिगेशंस। ठीक है, क्या राइट्स है और क्या ऑब्लिगेशंस, समझ रहे इतना? फिर मैनर एंड पीरियोडिसिटी ऑफ फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द बोर्ड एंड इशुअर एंड अदर पर्संस। कब कब कौन कौन सी सूचना देनी है, किस किस फॉर्म में, किस किस डॉक्यूमेंट में देनी है, पूरा एक कंप्लायंस कैलेंडर जैसा तैयार होगा। यदि कभी कोई डिस्प्यूट हो गई तो उसको कैसे सुलझाएंगे, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, और हमारे इंटरनल कंट्रोल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ऑडिटिंग की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, मॉनिटरिंग, एनालिसिस, रिव्यूइंग कैसे होगा, ये सारी चीजें हम यानी डिपॉजिटरी अपने बायलॉज में डालते हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स विल कम इन अ स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू इन द एग्जाम. Write a short note on the bylaws of depositories or what are the major contents of bylaws of depositories. 4 marks, 5 marks. सीधे क्वेश्चन, सीधे पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट लिखना है और नंबर पूरा जेब में डालना है। इतना समझ में आ गया है? क्लियर हो गया है? चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब अपन कुछ बहुत ज्यादा नहीं बचा है, अब हमारे यहाँ पर पढ़ने के लिए कुछ 15-20 मिनट का डिस्कशन और बचा है, जिसमें अगला पॉइंट है डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशंस 2018। 2016 में ही आए थे बच्चों, और 2016 नहीं, 1996 में ही आए थे जब एक्ट आया था, डिपॉजिटरी एक्ट, और 2018 में ही अमेंड हो गए थे। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है आपको कि ओरिजिनली डिपॉजिटरी एक्ट जब बनाया गया उसके अंतर्गत डिपॉजिटरी और उसके पार्टिसिपेंट्स और कस्टोडियन इन सब के सेबी में रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी करने की बात कही। ठीक है, इन सब के लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, और यदि इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या ये कैंसिल या रिवोक होता है तो फिर ये एज अ डिपॉजिटरी या पार्टिसिपेंट या कस्टोडियन काम नहीं कर सकता। 2018 अक्टूबर 3 को सेबी ने इन रेगुलेशंस को अमेंड करा था, जिसमें पुराने वाले जो 1996 के थे वो रिपील हो गए थे, और ये रिपील वर्ड जो यहाँ पर आ रहा है आपके सामने हाईलाइट करी हूं मैं, देखते चलो स्क्रीन पे। रिपील का मतलब पहले भी बता चुकी हूं, फिनिश कर दिया था। तो आपके 1996 वाले प्रोविजंस रिपील हो गए थे और 2018 का नया सेट ऑफ डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशंस अब एग्जिस्टेंस में है। और ये हमको क्या क्या बताता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है अबाउट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो है, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट काम किस तरह से करते हैं, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की स्ट्रक्चरिंग, शेयर होल्डिंग, इनका गवर्नेंस, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इन रेगुलेशंस में गवर्न करी जाती हैं, जो इसमें इंक्लूड करी गई है। दे ऑल्सो कंटेन, ये आपके सामने ये वाला पैरा पढ़ रही हूं मैं, दे ऑल्सो कंटेन प्रोविजंस फॉर ऑपरेशंस एंड फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरीज। डे टू डे चीजों की ऑपरेशंस, फंक्शनिंग, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। सर्टिफिकेट कैसे जारी होंगे, ई फॉर्म के, फिजिकल फॉर्म के, मतलब जो चीजें डिपॉजिटरी ने बायलॉज में बता रखी है ना, वो बताने के लिए ऑथराइजेशन हमें यहां पर इन रेगुलेशंस में मिलता है। ये रेगुलेशन कहते हैं कि ये सब बताओ, ये रेगुलेशन कहते हैं कि ये सब बताओ, और इसके चलते डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट अपने बायलॉज में वो सब बताते हैं। ठीक है, समझे इतना? चलो, 2 मेजर चीजें बस जो यहां पर आपको ध्यान रखना है, और अब हम धीरे धीरे हमारे चैप्टर को खत्म करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बड़े अग्रसर हैं हम, और बहुत जल्दी अगले कुछ 10 से 15 मिनट में हमारा चैप्टर फिनिश ऑफ भी हो जाएगा। अगला हेडिंग इंटरनल ऑडिट है। एनएसडीएल और सीडीएसएल, इन दोनों को होल टाइम कंपनी सेक्रेटरीज की सहायता से एक इंटरनल ऑडिट कराना पड़ता है, जो कि नॉट मोर देन 3 मंथ्स के टाइम ड्यूरेशन पर होता है। प्रेफर्ड हमेशा एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होता है। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी मतलब जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, पर ऑप्शन है, आप चाहे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी करा सकते हैं, ये चीज आपके पास ऑप्शन के तौर पर अवेलेबल है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। इंटरनल ऑडिट ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसमें उनकी वर्किंग, उनकी फंक्शनिंग, जो भी काम उन्होंने उस क्वार्टर के दौरान करा है, इन सब चीजों का एक कंप्लीट ऑडिट होता है, और करने वाला जो इंटरनल ऑडिटर है वो ऑडिट करके अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है, जो वो डिपॉजिटरी को देता है। दिस जस्ट अ सेफ्टी मेजर। ठीक, दूसरा जो ऑडिट होता है उसको अपन कॉन्करेंट ऑडिट कहते हैं।
कॉन्करेंट ऑडिट का जो प्रोविजन है इसे एनएसडीएल ने इंट्रोड्यूस करा था बच्चों। ये तारीख देख रहे हो यहाँ पे 24 जून 2006 को एक सर्कुलर लाया एनएसडीएल और उसने ये कहा कि अब हर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को एक कॉन्करेंट ऑडिट भी कराना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिट जो क्वार्टरली बेसिस पर होगा वो तो अलग है ही, हमें कॉन्करेंट ऑडिट भी कराना है जिसके चलते उस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने जो जो डीमैट अकाउंट खोले, दैट इज डीमैट अकाउंट ओपनिंग, ये पॉइंट हाईलाइट करी मैं, ठीक है। फिर जो भी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप्स या डीआईएस उसे मिली। डीआईएस क्या होता है? जब भी कोई सिक्योरिटी को डीमैट कराना है तो उसका जो हम फॉर्म भर के दे रहे हैं वो तो डीआरएफ है, ठीक है। लेकिन उसके साथ अगर कोई भी दूसरे इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं या मानिए सपोज में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का कोई रिकमेंडेशन जा रहा है, ट्रांसफर ट्रांसमिशन में किसी तरह के कोई इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं, ये सब डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप्स पे जाते हैं। तो वो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप्स आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं, उनका पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड, ये सब चीजें हम कॉन्करेंट ऑडिट में ऑडिट करते हैं, जिसे कि आपको एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, इंस्टीट्यूट के द्वारा आईसीएसआई और आईसीएआई के द्वारा जारी करा गया एक वैलिड सर्टिफिकेट हो, सिर्फ उसी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से करवाना, ठीक। वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई करेंगे जिसमें कि आपने कौन कौन से अकाउंट्स ओपन करें, डीमैट अकाउंट्स, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप्स का, कब आपके अकाउंट्स ओपन हुए हैं, कब ट्रेडिंग हुई है, कब सिक्योरिटीज ब्लॉक हुई हैं, कुछ लॉस्ट और स्टोलन इंस्ट्रक्शन स्लिप्स है क्या, इन सभी चीजों का एक पूरा कंप्लीट एनालिसिस करा जाएगा, ऑडिट करा जाएगा और उसके बाद ये ऑडिटर अपनी रिपोर्ट एनएसडीएल को देगा। ये चीज भी क्वार्टरली बेसिस पर होगी, जैसे इंटरनल ऑडिट क्वार्टरली बेसिस पर हो रहा था जैसे ये भी होगा। और यदि एक ही व्यक्ति से दोनों करा रहे हो, चाहो तो करा सकते हो, तो फिर वो अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देगा। ये देखो मैंने नीचे लिखा, इन केस इंटरनल ऑडिटर एंड कॉन्करेंट ऑडिटर आर द सेम पर्सन, तो फिर वो एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बना करके दे देगा। एक ही रिपोर्ट में दोनों चीजें। इंटरनल ऑडिट सारे ऑपरेशंस का होता है, कॉन्करेंट ऑडिट स्पेसिफिकली डीमैट अकाउंट्स और डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप्स का होता है। डिफरेंस क्लियर? ओके, चलो अगला और आखिरी पॉइंट आपके सामने जो स्क्रीन पर है वो पॉइंट आपसे कह रहा है एक्टिंग एज अ पार्टिसिपेंट इन मोर देन वन डिपॉजिटरी की परमिशन भी होती है, यानी कि एक डीपी सिर्फ एक ही डी के लिए काम नहीं करता, वो दूसरे डी का भी डीपी हो सकता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स को भी कन्वीनियंस मिलता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के लिए भी चीजें कन्वीनियंट रहती है। सेबी ने इस चीज की परमिशन दी थी एक सर्कुलर जारी करके जो 24 दिसंबर 2014 को हुआ था। इसमें डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशंस में अमेंडमेंट करा गया और इसके चलते अब हमने ये कहा, क्या कहा ये देखो, with this amendment the existing requirement of obtaining certificate of initial registration to act as DP and subsequently permanent registration to continue act as DP for each depository has been done away with। जब मैं डीपी बनती हूं तब मैं रजिस्ट्रेशन कराती हूं कि मैं डीपी हूं। फिर अब अगर जैसे मैंने एनएसडीएल के डीपी पे रजिस्ट्रेशन कराया है और अब मैं सीडीएसएल की भी डीपी बनना चाहती हूं तो कंटिन्यू टू एक्ट एज अ डीपी टू सीडीएसएल का अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। यार जरूरत क्या है, मैं एक डीपी हूं, मैं इस डी के लिए भी काम कर सकती हूँ, मैं इस डी के लिए भी काम कर सकती हूँ। बार बार रजिस्ट्रेशन कराना तो टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा। बस इसी चीज को गिव अवे कर दिया था सेबी ने इस अमेंडमेंट के साथ। एंड henceforth आगे हमसे नीचे क्या कहा गया, one certificate of initial registration and subsequent permanent registration with any depository shall be sufficient and will allow the DP to act as DP to more than one D on the basis of registration with the initial depository only। सीधी सीधी बात है कि once I get registered as a DP to any D, I can work as a DP to another D as well। Once I get initially registered as a DP to a D, I need to just confirm my registration and subsequent to that permanent registration, I can act as the DP to the other D as well। Clear my Ds? समझ में आ गया क्या सभी लोगों को सारी चीजें? चैप्टर बड़ा आसान है, छोटा सा है और परीक्षा में सिर्फ 5 नंबर 7 नंबर का वेटेज रखता है, उससे ज्यादा नहीं।
थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ ज्यादा है, प्रैक्टिकल केस स्टडीज के नाम पर पूछे जाने वाली चीजें कम है। So this is all from my end for this particular chapter। यहाँ बस इतनी ही चीजें हैं जो हमें पढ़ना है, कुछ छोटी सी केस स्टडीज हैं जो आपके मटेरियल में कवर करी गई हैं, but you know that we are going to discuss them while we have those live sessions of ours, right? So इस चीज को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगले चैप्टर और सेशन के लिए I'll see you again। Thank you for listening। Do take care। Bye bye।